ईस्ट एशिया रीजन में माहौल गर्मा रहा है। ईस्ट एशिया की दो बड़ी पावर्स जापान और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रही हैं। जापान की नई लीडर के रिमार्क्स ने पुरानी राइवलरी को रिवाइव कर दिया है। हाल ही में सनाए तकाइची जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। इनके पावर में आते ही चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन्स शुरू हो गई हैं। इसका कारण है सनाए तकाइची का एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। ताइवान के ऊपर कमेंट करके तकाइची ने चाइना की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। तकाइची के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का निष्कर्ष ये था कि यदि चाइना ताइवान के अगेंस्ट कोई नेवल ब्लॉकेड लगाता है या किसी तरीके का अग्रेसिव एक्शन लेता है तो जापान की तरफ से एक मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया जाएगा। चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट में जापान की तरफ से मिलिट्री रिस्पॉन्स ये कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है। ये सीधे सीधे चाइना की दुखती रग पर हाथ रखना है। ताइवान जापान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है जो जापानीज टेरिटरी से कुछ 100-110 किलोमीटर की दूरी पर है। ताइवान की सिक्योरिटी जापान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ताइवान के अराउंड जो सी रूट्स हैं वो जापान की ट्रेड लाइफलाइन है। तो ताइवान के अराउंड वाटर्स में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो ये जापान के ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए सनाए तकाइची का कहना था कि यदि ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो जापान इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह परसीव करेगा और एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा। अब चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ये तथ्य कर देता है कि जापान यूएस का एलाई है। अमेरिकन सॉइल के बाहर अमेरिका का लार्जेस्ट मिलिट्री कंटिंजेंट कहाँ पर है? जापान में है। तो ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। जापान नहीं चाहेगा कि ताइवान के अराउंड कोई वॉर ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि जैसा कि हमने बात की ये जापान को तुरंत इम्पैक्ट करेगा। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था वो एक सेल्फ डिफेंस के लिए था, लेकिन चाइना इसको वॉर मॉन्गरिंग की तरह देख रहा है, रेड लाइन को क्रॉस करने की तरह देख रहा है। इसलिए चाइना की तरफ से काफ़ी एंग्री रिस्पॉन्स आया है। जापान ने जैसे ही आर्म्ड इंटरवेंशन की बात करी, चाइना ने फौरन इसको कंडेम किया, जापान के अग्रेशन को कॉल आउट किया और ये क्लियर वार्निंग दी कि चाइना के पास यूएन चार्टर के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस की राइट है और चाइना इस राइट को ज़रूर एक्सरसाइज करेगा। चाइना अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करेगा। जैसा कि हम जानते हैं चाइना ताइवान को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जिसे देर सवेर वो रीयूनिफाई कर रहेगा। इसलिए जब कोई भी देश ताइवान को लेकर कमेंट करता है तो चाइना उसे अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक समझता है और काफ़ी इमोशनली रिएक्ट करता है। अब क्योंकि जापान ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि यदि ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो वो मिलिट्रली इंटरवीन करेगा, तो चाइना ने ये आरोप लगाया कि जापानीज़ मिलिट्रलिज्म का रीसर्जेंस हो रहा है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से अपील कर डाली कि हमें हर हाल में जापान को मिलिटरिज्म के पाथ पर दोबारा से लौटने से रोकना चाहिए। चाइना तो जापान के मिलिटरिज्म का विक्टिम रह चुका है। जापानीज अग्रेशन से जुड़ी चाइना की काफ़ी पेनफुल यादें हैं। चाइना और जापान दशकों से राइवल रहे हैं। पास्ट में चाइना जापान की ब्रूटैलिटी का शिकार हो चुका है। कभी आप 1937 के नानजिंग मैसेकर के बारे में पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समय हुए मास एग्जीक्यूशंस और हॉरिफिक वायलेंस की कड़वी यादें चाइना के जहन में आज भी ताज़ा हैं। चाइना का कहना है कि जापान ने उन पास्ट की एट्रोसिटीज़ के लिए ठीक से अपोलोजाइज तक नहीं किया है आज तक। जापान की इन्हीं पास्ट में की गई एट्रोसिटीज़ के कारण चाइना के अंदर एंटी जापान सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची के ताइवान रिमार्क ने आग में घी के रूप में काम किया है। टेंशन्स को और ज़्यादा भड़का दिया है, पुरानी राइवलरीज को रिवाइव कर दिया है। वैसे भी चाइना सनाए तकाइची को पसंद नहीं करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सनाए तकाइची चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की वोकल क्रिटिक रही हैं। तकाइची चाइना के साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन के अगेंस्ट में बोलती रही हैं, चाइना की ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस को लेकर आवाज़ उठाती रही हैं और ताइवान के लीडर्स को सपोर्ट दिखाने के लिए इवन वो ताइवान विजिट भी कर चुकी हैं। ये सब चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऑलरेडी चाइना तकाइची को पॉजिटिवली नहीं देखता है। ऐसे में तकाइची के ताइवान को लेकर रिमार्क ने चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। सनाए तकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। किसी समय इस पार्टी के चाइना के साथ बैक चैनल कनेक्शंस हुआ करते थे, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक कोएलिशन पार्टनर था कोमेइतो, जो चाइना और जापान के बीच में एक ब्रिज का काम करता था। बट तकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके कोएलिशन पार्टनर कोमेइतो के बीच में फॉल आउट हो गया। इससे जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चाइना के साथ बैक चैनल कनेक्शंस थे वो भी कोलैप्स हो गए। और ऐसे में जब जापान और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं, ये बैक चैनल कनेक्शंस का कोलैप्स होना पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। इससे टेंशन्स डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगी। डिप्लोमेटिक टेंशन्स किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान ने चाइना में रह रहे अपने सिटीजन्स के लिए सेफ्टी एडवाइजरी जारी कर दी है। जो जापानीज सिटीजन्स इस वक्त चाइना में हैं, जापान का कहना है कि उनको क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए,
हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चाइना के लोकल कस्टम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाइनीज़ लोगों से बातचीत करते समय, इंटरैक्ट करते समय केयरफुल रहना चाहिए, अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इस तरह की सेफ्टी एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं दोनों देशों के बीच। ये सब कहना पड़ रहा है कि अगर बच्चे साथ में हैं तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, कोई सस्पिशियस ग्रुप दिखाई दे उसको टोटली अवॉइड कर दीजिए। कुल मिलाकर चाइना में रह रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए। जापानीज़ एम्बेसी ने अपने सिटीजन्स को चाइना के अंदर डिटीरियोरेटिंग पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में बता दिया है, आगाह कर दिया है। अब जब जापान ने सब किया है तो चाइना भी कहाँ चुप रहने वाला था। चाइना ने भी अपने नागरिकों को कहा है कि वो जापान ट्रैवल ना करें। जापान में पढ़ रहे चाइनीज स्टूडेंट्स को सेफ्टी वार्निंग्स दी गई हैं। चाइना के अंदर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स जापानीज़ मूवीज़ को सस्पेंड कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इससे उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। ये दर्शाता है कि चाइना में इस वक्त कितना ज़्यादा नेगेटिव जापानीज सेंटिमेंट हो चुका है। और चाइना केवल यहीं पर नहीं रुका, जापान को स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करने के लिए सेनकाकू आइलैंड्स के नज़दीक अपनी कोस्ट गार्ड शिप्स भेज दी। सेनकाकू आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो जापान कंट्रोल करता है, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है। जापान इन आइलैंड्स को सेनकाकू कहता है, चाइना इन्हें डियाओयू कहता है। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर जापान की सॉवरेनिटी को अमेरिका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हालांकि अमेरिका ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि यदि जापान के ऊपर अटैक होता है या जापान की किसी भी क्लेम्ड टेरिटरी के ऊपर भी अटैक होता है तो अमेरिका का ये ऑब्लिगेशन है कि वो जापान को डिफेंड करेगा, क्योंकि अमेरिका ने जापान के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी साइन कर रखी है। इसलिए अमेरिका का कहना है कि वो जापान को डिफेंड करेगा। अमेरिका जापान को डिफेंड करने के लिए फुल्ली कमिटेड है। और जब जापान को डिफेंड करने की बात आती है तो उसमें सेनकाकू आइलैंड शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एस्केलेशन का रिस्क है यहाँ पर। ज़रा सी मिस कैलकुलेशन होगी तो दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में भिड़ सकती हैं। और अभी तो टेंशन्स के चलते चाइना ने केवल डिप्लोमेटिकली रिटेलिएट किया है और सेनकाकू आइलैंड्स के आसपास मसल फ्लेक्स करी है। अभी चाइना ने अपना आखिरी हथियार तो निकाला ही नहीं है, जो कि है इकोनॉमिक कोअर्जन। अभी चाइना की तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर लगना चालू नहीं हुआ है। चाइना की तरफ से अभी तक कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिला है, चाहे रेयर अर्थ्स हों या क्रिटिकल मिनरल्स हों। यदि डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो ये भी हमको देखने को मिल सकता है। चाइना का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इकोनॉमिक कोअर्जन का, तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। चाइना कभी भी इकोनॉमिक प्रेशर लगा सकता है जापान के ऊपर। हमने देखा ऑलरेडी कि चाइना ने किस प्रकार अपने सिटीजन्स को कहा कि आप जापान को ट्रैवल करने के प्लान्स को हॉल्ट कर दीजिए, इससे जापान में टूरिज्म डिक्लाइन होगा। चाइना ने यह भी हिंट दी है कि वो जापानीज सी फूड के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ये जापान के लिए फर्दर एक इकोनॉमिक ब्लो होगा। टेंशन्स का क्या स्तर है दोनों देशों के बीच, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जो 2025 की G20 समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, उसमें जापान और चाइना की मीटिंग नहीं हुई। ये जापान और चाइना के डिटीरियोरेटिंग रिलेशंस को दर्शाता है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन भी किया, क्लियरली कन्वे कर दिया कि ताइवान एक रेड लाइन है जिसे क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। शी जिनपिंग ने ट्रंप को याद दिलाया कि ताइवान को मेनलैंड चाइना के साथ रीयूनिफाई होना ही है। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर का ये इंटीग्रल पार्ट है। शी जिनपिंग ने बहुत सोच समझ कर ये स्टेटमेंट दिया है, ये कोई रैंडम लाइन नहीं है। जिस प्रकार शी जिनपिंग ने ट्रंप को याद दिलाया कि चाइना और यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में साथ लड़े थे, फैशिज्म और मिलिटरिज्म के अगेंस्ट लड़े थे, तो जो उस समय वॉर में जीत हुई थी उसके बाद जो पोस्ट वॉर ऑर्डर है, ताइवान का रीयूनिफिकेशन उसका अभिन्न अंग है। इस प्रकार शी जिनपिंग ने बड़ी चतुराई से ताइवान को प्लेस किया है। मतलब शी जिनपिंग ने ताइवान को कोई मॉडर्न जियोपॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, उसे एक पुरानी विक्ट्री के अनफिनिश्ड बिजनेस के रूप में प्रोजेक्ट किया, उस विक्ट्री में जिसमें चाइना और यूएस साथ लड़े थे। तो शी जिनपिंग ने ट्रंप को रैंडमली कॉल नहीं किया है, ये बताने के लिए कॉल किया है कि ताइवान का चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन एक इनएविटेबल आउटकम है, ये होना ही है। इस तरीके से शी जिनपिंग ने ताइवान की डिबेट को ही घुमा दिया, इसे मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स से हिस्टोरिकल मोरालिटी में शिफ्ट कर दिया। अमेरिका का क्या स्टांस है? अमेरिका ऑफिशियली ताइवान की सोवरेनिटी पर कोई भी ऑफिशियल स्टांस नहीं लेता है। अमेरिका बस ये कहता है कि स्टेटस को चेंज नहीं होना चाहिए, किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई करता है जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके ऑफिशियली, लेकिन अमेरिका के ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। अमेरिका की इसी पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है, मतलब क्लियर नहीं उसकी पॉलिसी, एम्बिग्वियस है ताइवान को लेकर। जहाँ तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि यदि वॉर ब्रेकआउट हो जाता है तो अमेरिका ताइवान को मिलिटरली डिफेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो इस पर अमेरिका ने एम्बिग्विटी मेंटेन कर रखी है कि वो मिलिटरली इंटरवीन करेगा कि नहीं करेगा। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान के लिए $330 मिलियन का आर्म्स पैकेज अप्रूव किया है। इसमें ताइवान को फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। चाइना इससे बहुत गुस्सा हुआ था। चाइना के मुताबिक
अमेरिका ने वन चाइना प्रिंसिपल को वायलेट किया है। यूएस ऑफिशियली तो वन चाइना प्रिंसिपल को अडहियर करता है, ताइवान को ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट देश नहीं मानता है, बट चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान को डिफेंस सप्लाईज देता रहता है। चाइना को इससे सख्त चिढ़ मचती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तकाइची का जो ताइवान को लेकर रिमार्क था, फिर अमेरिका का रिमार्क था कि वो जापान को डिफेंड करेगा, फिर अमेरिका ताइवान को डिफेंस पैकेज अनाउंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, इसके कारण शी जिनपिंग ने ट्रंप को कॉल किया था, ये बताने के लिए कि ताइवान की रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। ये सब एक बार फिर से दर्शाता है कि किस प्रकार इंडो पैसिफिक आज के समय की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बनती जा रही है। शी जिनपिंग से हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची से भी बातचीत की, शी जिनपिंग के साथ हुई पूरी बातचीत को ब्रीफ किया, जापान के प्रति अमेरिका के सपोर्ट को रीअफर्म किया, ये कहा कि जापान अकेला नहीं है, अमेरिका जापान की सिक्योरिटी के लिए कमिटेड है। तो इस प्रकार जापान और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन्स गहराती जा रही हैं। जापान की नई प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, किस प्रकार वो इस क्राइसिस को डिफ्यूज़ करेंगी, किस प्रकार वो चाइना के साथ टेंशन्स को डीएस्केलेट करेंगी, बिकॉज वो किसी भी सूरत में जापानीज पब्लिक के सामने वीक अपीयर नहीं कर सकती। इसी वजह से उन्होंने ताइवान के ऊपर अपने स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट नहीं किया चाइना के गुस्से के बावजूद, क्योंकि ये उनको पॉलिटिकली हर्ट करता। लेकिन इससे क्या है, चाइना की तरफ से इकोनॉमिक कोअर्शन का रिस्क है, जिससे जापान की इकोनॉमी हर्ट हो सकती है। तो तकाइची को ये भी देखना है। इस वजह से आपने देखा होगा कि तकाइची ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो भविष्य में इस प्रकार सेंसिटिव इश्यूज पर स्पेसिफिक कमेंट करने से बचेंगी। तकाइची ने अपने रिमार्क को वापस तो नहीं लिया, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दे करके टेंशन्स को थोड़ा डिफ्यूज करने का प्रयास किया। ये तकाइची का अटेम्प्ट था कि क्राइसिस को डीएस्केलेट किया जाए और ऐसे किया जाए कि वो चाइना के आगे कमज़ोर ना दिखाई दें। फिलहाल जापान और चाइना के बीच में रीसेंट ईयर्स का वर्स्ट डिप्लोमेटिक क्लैश देखने को मिल रहा है। देखना होगा जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची इस डिप्लोमेटिक स्टॉर्म से कैसे नेविगेट करती हैं।